नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। बिहार विधानसभा चुनाव में आज दूसरे दौर के प्रचार का आखिरी दिन है। शाम 5 बजे तक इस दौर के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। लिहाजा प्रचार के आखिरी लम्हों में सभी पार्टियां आज कई रैलियां और जनसभाएं करेंगी। एनडीए के लिए बीजेपी के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री जनसभाएं करेंगे, तो महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव धुआंधार प्रचार करेंगे। बिहार के सियासी रण में आज चौथे दौर के लिए पर्चे दाखिल करने का आखिरी दिन भी है, तो पीपरा सीट पर जेडीयू ने नए उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। बिहार की चुनावी बिसात की सियासी हलचल के अलावा बुनियादी मसलों और मुद्दों पर भी होगी बात। चलिए शुरू करते हैं लोकतंत्र का सफर। सबसे पहले हेडलाइंस। बिहार चुनाव के दूसरे दौर के ये प्रचार का आखिरी दिन। शाम 5 बजे थमेगा शोर। 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान। प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने झोंकी ताकत। एनडीए के बड़े नेताओं की रैलियां। नीतीश लालू करेंगे 13 जनसभाएं। चौथे दौर के लिए नामांकन का आखिरी दिन आज। कल होगी पर्चों की जांच। 7 जिलों की 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोटिंग। पीपरा विधानसभा सीट पर जेडीयू ने बदला उम्मीदवार। कृष्णचंद्र सिंह के नाम का ऐलान। पहले पूर्व शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद सिंह थे प्रत्याशी। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए आज प्रचार का आखिरी दिन है। 6 जिलों की 32 सीटों पर शाम 5 बजे प्रचार का शोर जो है वो थम जाएगा। इसके बाद उम्मीदवार घर घर दस्तक देकर मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेंगे। विधानसभा चुनाव के इस चरण में 6 जिलों कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया 6 जिलों की 32 सीटों पर शुक्रवार को बता दें 16 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। आपको बता दें कि इस दौर के लिए 21 सितंबर को अधिसूचना जारी हुई थी। 28 सितंबर तक नामांकन का सिलसिला चला, जबकि 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए गए। इस दौर में सूबे के 86 लाख से ज्यादा मतदाता 456 उम्मीदवारों की सियासी तकदीर का फैसला करेंगे। बिहार चुनाव के दूसरे दौर में प्रचार के आखिरी दिन सियासी पारा जो है वो चरम पर होगा। सभी पार्टियों ने आखिरी लम्हों में धुआंधार प्रचार की रणनीति बनाई है। एनडीए के कई बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार, रविशंकर प्रसाद, एलजेपी अध्यक्ष रामविलास पासवान, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जनसभाएं होंगी। उधर महागठबंधन की अगर बात करें तो प्रचार के रण में आज पूरी ताकत झोंकेगा। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 रैलियों को संबोधित करेंगे, तो वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की 8 जनसभाओं का कार्यक्रम है। जी हां, दूसरे चरण में जिन इलाकों में मतदान होना है वहां जातीय संघर्ष का बोलबाला रहा है। इन इलाकों में आज भी माओवादियों का दखल है। साथ ही इस बार बड़ी तादाद में हर पार्टी के टिकट पर दागी उम्मीदवार मैदान में हैं। लिहाजा शांतिपूर्ण मतदान चुनाव आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती है। लाखों लाख की संख्या में आए और उनके भाषण सुनकर लाभ उठाए। मेरे दोस्तों याद रखें, भूले नहीं। अभी दूसरे दौर में 6 जिलों की 32 सीटों पर वोटिंग होनी है और राजनीतिक पार्टियों के बीच बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है। लेकिन इस बार तमाम पार्टियों ने धन बल को तरजीह देते हुए टिकट बांटे। दूसरे चरण में 1/3 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। जानकारों के मुताबिक जीत हासिल करने के लिए पार्टियां धन बल और जातीय समीकरण को तरजीह देती रही हैं। दबंगों को चाहते हैं, जानबूझ करके टिकट देते हैं। उसका मुख्य कारण है कि उनके लोग गांव में फैले हुए होते हैं और उनके मन मुताबिक जब चाहते हैं राजनीतिक रोटी को पकाते हैं या फेंकते हैं। दूसरे दौर में सबसे कम सीटों पर मतदान होना है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इस दौर को बेहद अहम माना जा रहा है।
32 सीटों पर कुल 456 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें से 142 पर आपराधिक मुकदमा दर्ज है। 110 पर तो हत्या, अपहरण और डकैती जैसे गंभीर आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। आरजेडी के 13 में से 9, बीजेपी के 16 में से 6, जेडीयू के 13 में से 5 उम्मीदवार दागी हैं। इसके अलावा 106 करोड़पति उम्मीदवार भी मैदान में हैं। धनबल के प्रभाव को देखते हुए चुनाव आयोग बेहद चौकन्ना है। अब तक लगभग 2500 लोगों को हम लोगों ने सीआरपीसी के तहत बाउंड डाउन किया है। 51 लोगों को या तो थाना पे हाजिरी बना रहे हैं या उन्हें जिले से बाहर भेजा गया है। वारंट एग्जीक्यूशन में बहुत काम हुआ है। उसमें लाल वारंटी जो नक्सल केस में जिन पर केस होता है, उसमें से 25 से ज्यादा लोगों को हाल फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हम लोगों ने प्रत्येक बूथ पर ऐसे मतदाता, उनके आसपास के टोले में जिनको कि डराया धमकाया जा सकता है, उनका बाकायदा नाम, मोबाइल नंबर, हर एक चीज चिन्हित करके रखा हुआ है। ये वो इलाके हैं जहां जातीय संघर्ष का लंबा इतिहास रहा है, लिहाजा धनबल को मिली तरजीह ने शांतिपूर्ण मतदान के सामने मुश्किल चुनौती खड़ी कर दी है। जहानाबाद से प्रणव गोस्वामी की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी के लिए। सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता का। गया से प्रणव गोस्वामी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रणव, अगर दूसरे दौर के प्रचार की बात करें तो चाहे एनडीए हो या महागठबंधन, आज का दिन बेहद खास है। सभी अपनी पूरी ताकत झोंकेंगे। इन पार्टियों की चुनावी सभाओं को लेकर क्या तैयारियां हैं, क्या सियासी माहौल है? जाहिर तौर पर चुनावी पारा चरम पर होगा। प्रणव, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। कृपया आप अपना अगर सवाल दोहरा पाएं। सवाल मेरा यही है कि दूसरे दौर के लिए सियासी पारा जो है वो आज चरम पर होगा। एनडीए हो, महागठबंधन हो, सभी की बहुत ज्यादा आज रैलियां हैं। बहुत सारे दिग्गज जो हैं वो आज चुनाव प्रचार में चुनावी शंखनाद करेंगे। ऐसे में क्या माहौल है वहां पर? जी देखिए, माहौल जो पहले चरण में था उससे दूसरे चरण तक आते आते कोई खास बदलाव हो चुनाव प्रचार में वो नजर नहीं आ रहा है। जो नेता है तमाम दलों के, उनकी भाषणों का, उनके चुनाव प्रचार का जो फोकस है वो विकास से भटका हुआ अभी भी दिखाई दे रहा है। और व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और व्यक्तिगत टिप्पणियां जो हो रही है वो ज्यादा इसमें हावी है। और ये जाहिर भी है क्योंकि जितने भी दल हैं उनको अच्छे से ये मालूम है कि ये वो वक्त है कि जब बिहार में हमेशा से ही जातीय गोलबंदी और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चुनाव नतीजों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो ये एक सोचे समझे तरीके से चुनाव प्रचार की तरफ बढ़ रहे हैं सभी राजनीतिक दल। अंत समय में हर जो दल के नेता है वो यही सोच रहे हैं कि किस तरह से जो गोलबंदी है जातियों की वो उनके पक्ष में हो जाए। लेकिन इन सबके बीच में विडंबना सिर्फ यही है कि जातीय गोलबंदी की तरफ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जो विकास से जुड़े मुद्दे हैं उनकी आवाज कहीं सुनाई नहीं पड़ रही। बिल्कुल प्रणव, और अगर हम दूसरे दौर की बात करें तो यहाँ की जो क्षेत्र हैं वो निश्चित रूप से यहाँ पे जातीय संघर्ष का बोलबाला भी रहा है। और इस बार भी पार्टियों ने इसी गुणाभाग को ध्यान में रखकर यहाँ पर कम से कम ज्यादा टिकट दिए हैं। और दागी उम्मीदवारों की संख्या भी जो है यहाँ पर 1/3 उम्मीदवारों के ऊपर आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। ऐसे में अगर हम सुरक्षा की भी बात करें तो चुनाव आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है इस दौर के चुनाव को संपन्न कराना। जी हाँ, इस दौर में जितने भी जिले हैं वो नक्सल प्रभावित रहे हैं। इन जिलों का इतिहास भी जातीय विद्वेष का रहा है। रणवीर सेना ने जिस तरह से दलितों के नरसंहार किया, ऐसे कई घटनाएं हुई है। नक्सलियों की तरफ से भी कई हमलों की घटनाएं पहले हुई हैं। और साथ ही साथ जो धनबल और बाहुबल का जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, इसी का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि इस बार इतने दागी उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा गया है। काफी उम्मीदवार ऐसे हैं जो धनबल के साथ भी चुनाव जीतने की कोशिश में है। तो इन सबको देखते हुए चुनाव आयोग के सामने बड़ी चुनौती जरूर है। इसीलिए अतिरिक्त चौकसी बरती जा रही है, पैरामिलिट्री फोर्सेज डिप्लॉय की गई है। पहले चरण की तरह इस चरण में भी जो संवेदनशील बूथ होंगे उनके ऊपर हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा, ड्रोन से निगरानी रखी जाएगी। ये सारी कोशिशें हैं कि चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से की है। लेकिन चुनाव आयोग की ये भी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करने के लिए आए। पहले चरण में हालांकि पिछले बार के मुकाबले 2% मतदान ज्यादा हुआ, लेकिन इस बार कोशिश है चुनाव आयोग की कि वो अपने जागरूकता कार्यक्रम के जरिए 60% से ऊपर ये मतदान फीसदी लेकर जाए। इसी के लिए सारी तैयारियां की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रणव, आप अपनी नजर बनाए रखिए। आपसे आगे भी हम अपडेट लेंगे। इधर दूसरे दौर के प्रचार के लिए कल बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह रोहतास के नोखा पहुंचे। उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे। अमित शाह ने महागठबंधन पर हमला बोला
और लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी करार दिया। अमित शाह ने रोहतास के नोखा के साथ साथ अरवल और औरंगाबाद के नबीनगर में 3 जनसभाएं की। पहले दौर के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार जोरों पर है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को रोहतास के नोखा में जनसभा की। उन्होंने विकास के नाम पर एनडीए के लिए वोट मांगे, जबकि लालू नीतीश की जोड़ी को विकास विरोधी बताया और विशेष पैकेज को लेकर भी नीतीश कुमार की तीखी आलोचना की। बिहार के युवा के लिए अहंकार की परिसीमा देखिए। कहते हैं हमें पैकेज नहीं चाहिए, बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, बिहार अपने आप खड़ा हो जाएगा। अरे नीतीश कुमार, किस गलतफहमी में जी रहे हो? ये पैकेज नीतीश कुमार के लिए नहीं है, ये पैकेज बिहार की जनता के लिए है, बिहार के किसान के लिए है, बिहार के युवा के लिए है। कोई अधिकार नहीं बनता आपको ना बोलने का। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से उनके कार्यकाल का हिसाब मांगा। उन्होंने एक बार फिर से जंगल राज का जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष ने नीतीश कुमार पर जनता को धोखा देने का भी आरोप लगाया। इसका हिसाब बिहार की जनता, बिहार में बिहारी ही शासन करेगा, मैं कहना चाहता हूं। मगर मेरे इस स्टेटमेंट से खुश मत हो जाना नीतीश कुमार, वो बिहारी आप नहीं हो, भारतीय जनता पार्टी का बिहारी शासन करेगा, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बिहारी बनेगा। वहीं बीजेपी अध्यक्ष ने एक बार फिर आरक्षण के मुद्दे पर पार्टी का रुख साफ किया। उनका कहना था कि संविधान में मौजूदा आरक्षण के ढांचे का बीजेपी पूरी तरह से समर्थन करती है और विरोधी जबरन गलत इल्जाम लगा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महागठबंधन की ओर से भी दूसरे दौर का प्रचार तेज हो चुका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल 6 रैलियां की। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन पर सफाई दी, जबकि बीजेपी पर आरोपों की बौछार की। तो उधर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी 7 जनसभाओं को संबोधित किया। दूसरे चरण के प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ताबड़तोड़ अलग अलग इलाकों में 6 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने अपने मंत्री के स्टिंग ऑपरेशन पर सफाई दी और तुरंत कार्रवाई की बात कही। इस्तीफा आ गया, उम्मीदवार बदल दिया, तो हम लोगों ने तो त्वरित कार्रवाई की। प्रधानमंत्री जी, अब आप क्या किए? जिसके पास से 2 करोड़ नकदी बरामद हुआ, उसको उठा करके आपने भारत सरकार में अपने मंत्रिमंडल में मंत्री बनाया। नीतीश कुमार ने कहा कि महागठबंधन में एकता है, लेकिन एनडीए के बीच टकराव की स्थिति है। उन्होंने लोकसभा चुनाव में किए बीजेपी के वादों पर भी सवाल उठाए। भभुआ में रैली के लिए देर से इजाजत की प्रधानमंत्री के बयान की आलोचना की। चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव संबंधी कार्यों के लिए जितने अधिकारी होते हैं, वो सब चुनाव आयोग के कमांड में चले जाते हैं। राज्य सरकार का क्या मतलब है? हम लोगों को क्या गरज पड़ा हुआ, भाषण दीजिए या भाषण मत दीजिए। वहीं दूसरी ओर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने भी दूसरे दौर के लिए धुआंधार प्रचार किया। उन्होंने जहानाबाद के घोसी, गया के अतरी, बेलागंज के बाराचट्टी, जहानाबाद के मखदूमपुर और अरवल के कुर्था में जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दूसरे दौर का प्रचार चरम पर है और सभी नेताओं ने अपनी ताकत झोंक दी है। नेता धुआंधार चुनावी रैलियां कर रहे हैं। नेताओं की जनसभाओं के दौरान कुछ अजीबोगरीब वाकया भी देखने को मिल रहा है। कल गया में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जनसभा में 2 ऐसी घटनाएं हुई जो सुर्खियां बन गई। एक रैली के दौरान कैमरे के सामने कार्यकर्ताओं पर नाराज हो गए, तो दूसरी रैली में उनका मंच ही धंस गया। चुनावी सभा में भीड़ नेताओं की ताकत होती है, लेकिन जब भीड़ न हो तो नेता नाराज भी हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के साथ। गया के अतरी विधानसभा में पड़ने वाले खिजरसराय ब्लॉक में लालू प्रसाद पार्टी की उम्मीदवार कुंती देवी के लिए जनसभा के लिए पहुंचे, लेकिन वहां भीड़ न के बराबर थी। भीड़ कम देखकर वो नाराज हो गए। गया के ही अरवल में लालू प्रसाद यादव के साथ एक और वाकया हुआ।
फतेहपुर संडा के मधुबन मैदान में सभा के दौरान अचानक मंच टूट गया। लालू यादव पार्टी उम्मीदवार रविंद्र सिंह के लिए सभा कर रहे थे। जिस वक्त वो लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी पीछे से कई लोग मंच पर चढ़ाए और वजन ज्यादा होने के कारण मंच धंस गया। मंच धंसने की भनक लगते ही उन्होंने मंच से लोगों को उतरने के लिए कहा। हालांकि उनके भाषण का सिलसिला जारी रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने भी कल दूसरे दौर के प्रचार के लिए कैमूर और सासाराम में रैलियां की। उन्होंने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधते हुए उसे बंटवारे की पार्टी करार दिया। इसके साथ साथ बीजेपी से काले धन पर किए वादों पर भी प्रहार किया। मायावती ने जनता को अपने संबोधन में कहा कि बिहार के चुनाव में बीएसपी अकेली पार्टी है जो अपने बल पर ये चुनाव लड़ रही है। उसने महज सत्ता के लिए किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं किया। हमारी पार्टी चुनाव में यहाँ बिहार प्रदेश के अधिकांश विधानसभा की सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी के साथ ये चुनाव लड़ रही है। या किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं किया है। नालंदा की बिहार शरीफ में कल बीजेपी की एक रैली के दौरान भीड़ बेकाबू हो गई। दरअसल इस रैली में फिल्म स्टार अजय देवगन को शामिल होना था और उनको देखने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। माहौल को देखकर अजय देवगन की रैली को रद्द करना पड़ा। उनका हेलीकॉप्टर आखिर में वापस लौट गया। इस पूरे घटना में कुछ पुलिस वालों समेत 12 लोग जो हैं वो जख्मी हुए हैं। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इमामगंज की जमीनी हालत। गायकी और परंपरा के अनुयायी, रूहानियत जिनकी नस नस में है। ऐसे नैया एक शास्त्रीय गायक जो है वो पूरा एक पिक्चर का डायरेक्टर जैसा है, एक्टर भी है। तो इतना कैनवास में जो आदमी सोच सकता है वही बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर बन सकता है। मिलिए शास्त्रीय संगीत के ताबिंदा सितारे पंडित संजीव अभ्यंकर से सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। वेलकम बैक। बिहार के पूर्व शहरी विकास मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा की जगह जेडीयू ने पीपरा से कृष्णचंद सिंह को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया है कि कृष्णचंद सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुराने सहयोगी रहे हैं। अवधेश प्रसाद कुशवाहा पर कथित रूप से पैसा लेने का आरोप लगा है, जिसके बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और पार्टी ने उन्हें पीपरा से चुनाव लड़ने से भी मना कर दिया। पीपरा में चौथे चरण में मतदान है। और उधर विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की बात करें तो आज नामांकन का आखिरी दिन है। चौथे दौर में बिहार के चुनावी रण में 7 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सीवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें शामिल हैं। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सीवान और सीतामढ़ी की 8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल हैं। 14 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल होने के बाद 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस दौर में सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता शिशिर चौबे का। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे कि तीसरे दौर में मतदान होगा, दूसरे दौर के बाद पार्टियों का फोकस अब तीसरे दौर पर होगा। तीसरे दौर को लेकर क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ माहौल है, क्या तैयारियां?
जी अमृता, देखिए जो दूसरे दौर का मतदान का आज आखिरी दिन है और आज के तारीख में अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार ने भी अपना तूफानी दौरा लगाया है। 5 जगहों पे प्रचार करेंगे और आज लालू यादव के 6 चुनावी दौरे हैं, जबकि बीजेपी के सारे नेता इस पे लगे हुए हैं। तीसरे दौर के लिए जो पूरी की पूरी रणनीति तय की गई है वो जो 2 चरणों में, चूंकि 12 और 16 तारीख को पिछले 2 चरणों में मतदान होना था, जो 12 तारीख को हो चुका है और 16 को होना है, उसके मद्देनजर जो 28 तारीख को मतदान होगा, चूंकि इसमें गैप भी है और दुर्गा पूजा भी है, तो दुर्गा पूजा में बिहार में काफी ज्यादा लोग जो है वो पूजा के माहौल में सब कुछ रहता है और लोग थोड़ा राजनीति से दूरी बना लेते हैं, चूंकि सबके यहाँ पाठ और हवन के कार्यक्रम चलते हैं। लेकिन फिर भी जो राजनेता हैं उनके लिए भी थोड़ा सा एक ब्रेक का टाइम मिलेगा। लेकिन बीजेपी जिस अंदाज में लड़ रही है चुनाव और जिस अंदाज में महागठबंधन चुनाव लड़ रही है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसका एक दिन या एक पल भी बर्बाद हो। तो सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो पूरी तरीके से इस पूरे चुनावी माहौल को अपने जो हिस्से में लाना चाहती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि जो पूजा का कार्यक्रम होगा उसके दौरान भी पार्टियां अपने अपने कार्यक्रम बना रही हैं और कई जो पार्टियां हैं जो प्रभावित हैं, अगर वो बीजेपी से प्रभावित हैं या महागठबंधन से प्रभावित हैं, तो उसका रंग दुर्गा पूजा के पंडालों में भी देखने को मिल सकता है। वो या फिर नीतीश के परिवर्तन की तरफ पंडाल बने या फिर जो बीजेपी के नेता हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे या राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए पंडाल का आयोजन करके वो एक नमूना पेश करने की कोशिश की जाएगी कि वो क्या चाहते हैं। तो कुल मिलाकर आपको एक बात बता दूं कि ये जो 10 दिनों का गैप रहेगा चुनाव प्रचार को लेकर, उसके बावजूद कोई भी पार्टी अपनी रणनीति में पीछे नहीं हटेगी और सभी पार्टियां चाहेंगी कि वो पूजा के माध्यम से ही सही, पूजा के बहाने ही सही, मतदाताओं से अपना संपर्क और जनसंपर्क जो है स्थापित करती रहें। यानी त्योहारों में भी चुनावी रंग जो है वो जरूर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप बता रहे हैं। पंडालों में भी चुनावी छटा देखने को मिलेगी। शिशिर, अगर मैं दूसरे दौर के मतदान की बात करूं जो कि 16 अक्टूबर को है, बेहद खास है, बेहद अहम है। हालांकि विधानसभा की सीटें सबसे कम है, बावजूद काफ़ी चुनौतीपूर्ण है क्योंकि वहाँ के बहुत सारे क्षेत्र नक्सल प्रभावित है। लेकिन अगर मैं उन सीटों की बात करूं जिस पर ज़्यादा निगाह रहने वाली है, ज़्यादा फोकस होगा, उसके रिजल्ट को लेकर लोग ज़्यादा कहीं ना कहीं इंतज़ार करेंगे, तो इमामगंज एक ऐसी सीट है जहाँ से जीतन मांझी हैं चुनाव में। क्या कुछ समीकरण हैं और कौन से ऐसे मुद्दे हैं दूसरे दौर के लिए? देखिए अमृता, जो इमामगंज सीट की आप अगर बात कर रही हैं तो इमामगंज सीट पर जेडीयू की भी प्रतिष्ठा साख पर लगी हुई है, क्योंकि उदय नारायण चौधरी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और जीतन राम मांझी जब मुख्यमंत्री के तौर पे काम किया और जब उनको इस्तीफा देना पड़ा था, उसमें उन दोनों के बीच छींटाकशी बहुत ज्यादा हुई थी। तो जीतन राम मांझी की भी प्रतिष्ठा की सीट जो है इमामगंज बनी हुई है। इसके अलावा मखदूमपुर से भी जीतन राम मांझी अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो मखदूमपुर से चूंकि वो विधायक पहले भी रह चुके हैं और जो अभी जो मौजूदा दौर में वो विधायक थे वो मखदूमपुर से थे, तो जो इमामगंज की सीट है वो दोनों पार्टियों के लिए, चूंकि प्रधानमंत्री भी मंच से हमेशा जीतन राम मांझी के अपमान की बात करते हैं और एक पिछड़े दलित की बात करते हैं, वहीं उदय नारायण चौधरी भी अति पिछड़े से आते हैं। तो ये कुल मिलाकर मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा और अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि पलड़ा किसका भारी है। ये मतदाताओं को तय करना है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और दोनों पार्टियां अपना दमखम लगाई हुई हैं। हालांकि जीतन राम मांझी थोड़े आश्वस्त जरूर दिखते हैं क्योंकि वो और जगहों पर जाकर प्रचार कर रहे हैं, अपने खास तौर से अपने जो विधानसभा कंस्टिट्यूंसी उसमें कम जा रहे हैं। उसके अलावा भी कई सीटें हैं, 32 सीटों पे, जिसपे खास जो नजर है वो बनी रहेगी। वो सासाराम की सीट हो या फिर वो रामगढ़ की सीट हो या फिर वो ऐसी कई सीटें हैं, भभुआ की सीट हो। ठीक है शिशिर, आप भी अपनी पैनी निगाह जो है वो बनाए रखिए। आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। और इधर बीजेपी नेता विनय बिहारी का कहना है कि बिहार की जनता विकास चाहती है। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण ने विनय बिहारी से खास बातचीत की। सर, चुनाव आ गया है और आप अब किस बार, क्योंकि बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी की तरफ झुकाव है क्या? कुछ बिहार की जनता चाह रही है कि ऊपर सरकार भाजपा की है, तो एक बार जैसा भाजपा डिमांड कर रहा है कि नीचे भी बिहार में भाजपा की सरकार अगर आप बनाते हैं तो हम बिहार का विकास अच्छे तरीके से करेंगे। कि आप लंबे वक्त तक मंत्री रहे सर, तो ऐसे क्या आपने तो कामकाज देखा, नीतीश कुमार को सराहना मिलती है, आप उस मंत्रिमंडल के सदस्य रहे, तो आप किस तरीके से आंकते हैं, क्योंकि अब आप दूसरी पार्टी में चले गए हैं, तो एक ईमानदार आपका आकलन क्या है? नीतीश कुमार जी का जो पिछला 5 साल का शासन रहा, 90% जो बिहार के लोग हैं उनके कार्यकाल से खुश रहे हैं, सराहना हुई है।
लेकिन साथ में एक बात और हुई है, वो बात ये है कि जो मैंडेट मिला है, जो बहुमत जनता ने दिया, 5 साल का जो कार्यकाल पिछला था उसे देखते हुए उससे अच्छा मैंडेट मिला। और वो इसलिए लोगों ने दिया कि नीतीश कुमार जी और भाजपा की जो मिलीजुली सरकार थी उसने काम अच्छे किए। लेकिन नीतीश कुमार जी को ये आज़ादी बिहार के लोगों ने नहीं दी कि आप को संयुक्त रूप से साथ रहने के लिए हम लोगों ने वोट दिया, न कि आप उनके साथ मिल जाएं जिनको आप 17 साल गाली दिए। कामकाज को आप लोग मानते हैं कि ठीक था, लेकिन ये जनादेश जो पिछले लोग विधानसभा में मिला था उसका कहीं न कहीं सम्मान नहीं कर पाए। 5 साल के लिए मतदान की पब्लिक और 5 साल एक साथ रह करके बिहार के विकास के लिए मतदान हुआ क्या, 1.5 साल बीता नहीं, नीतीश कुमार जी के मन में, उसका तो मैं गवाह हूँ। मैं उनके आवास पे हमको बुलाया गया, बजाबता ये कहा गया कि निर्दल जो विधायक हैं उनको आप एकजुट कीजिए, हमसे मिलवाइए। मैंने वो काम भी किया। अच्छा। उसके लिए मुझे किसी के गवाही की जरूरत नहीं है, मैं स्वयं उस दौर से गुजरा हुआ मुसाफिर हूँ। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।